कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर भयानक आतंकवादी हमला किया गया था, जिसमें लगभग 3000 मासूम लोगों की जान चली गई थी। उस घटना के 2 साल बाद एक गुप्त CIA डिटेंशन सेंटर में डैन नाम का एक CIA एजेंट एक संदिग्ध आतंकवादी को पकड़कर कठोर पूछताछ कर रहा होता है। इस आतंकवादी को पाकिस्तान से पकड़ा गया था। उस पर आरोप है कि उसने 9/11 के हमले में ओसामा बिन लादेन का साथ दिया था, जो अलकायदा का लीडर है और जिसने यह हमला करवाया था। इस आदमी पर और भी आरोप है कि उसने उन लोगों तक पैसा पहुंचाया था जिन्होंने 9/11 के हमले को अंजाम दिया था। डैन के साथ माया नाम की एक जूनियर CIA अफसर भी होती है, जो कई सालों से अलकायदा और ओसामा बिन लादेन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। उसे ओसामा बिन लादेन को खोजने का जिम्मा दिया गया है, यानी वो कहाँ छिपा हुआ है इसका पता लगाना है, क्योंकि 9/11 के 2 साल बाद भी CIA को ओसामा की कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। यहाँ डैन उस आदमी को टॉर्चर करते हुए उसके साथियों के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तब डैन उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त है, ये बहुत जल्द सऊदी अरब में कुछ बड़ा करने वाला है। अगर तुम इसके बारे में मुझे जानकारी दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगा। पर वो आदमी अपना मुंह नहीं खोलता। तब डैन उसके गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर उसे बुरी तरह से पीटता है और निर्दयता से मारता है। इसके बाद माया पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी एम्बेसी में आती है। माया और डैन अपने कोलीग के साथ मिलकर ओसामा को पकड़ने के मिशन में लगे होते हैं। इसके बाद साल 2004 में सऊदी अरब के एक होटल में अलकायदा के आतंकवादियों के एक समूह ने वहां मौजूद गैर मुस्लिमों और अमेरिकियों को निशाना बनाते हुए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाती, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। जब डैन और माया इस खबर को टीवी पर देखते हैं तो उन्हें गहरा दुख होता है। डैन इस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले से पता था, पर उस पकड़े गए आदमी से मैं कुछ उगलवा नहीं पाया। तब माया कहती है क्यों ना हम उसे झूठ बोलें कि ये घटना होने से पहले हमने सऊदी में मौजूद आतंकवादियों को पकड़ लिया था और ये सब तुम्हारे सच बोलने की वजह से हुआ। वैसे भी हमने उसे कई दिनों से सोने नहीं दिया है, वो हमारी बातों में आ जाएगा। इसके बाद माया और डैन उस आदमी को अच्छा खाना देते हैं और कहते हैं तुम्हारे कारण हमने कई निर्दोष लोग की जान बचा ली और सऊदी में मौजूद आतंकवादियों को पकड़ लिया। वो आदमी कई दिनों से नींद नहीं ले पाया होता है, इसलिए उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है और वो उनकी बातों में आ जाता है। डैन और माया उससे उस आदमी के बारे में पूछते हैं जिससे वो ओसामा को पकड़ सकें। वो अबू अहमद अल कुवैती का नाम बताता है। वो बताता है कि अबू अहमद एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था और ओसामा बिन लादेन के लिए काम करता था। वो आगे बताता है मैं अबू अहमद से एक बार कराची में मिला था और उसने हमें ओसामा की चिट्ठी पढ़कर सुनाई थी, जिसमें लिखा था कि जिहाद जारी रहना चाहिए। माया और डैन ने अबू अहमद का नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए माया अलकायदा के पकड़े गए आतंकवादियों और जेल में बंद अन्य आतंकवादियों से अबू अहमद के बारे में पूछताछ करती है। माया को कई आतंकवादी बताते हैं कि वो अबू अहमद को जानते हैं और सभी का कहना होता है कि वही ओसामा का संदेश उन तक पहुंचाया करता था। इससे माया को पूरा विश्वास हो जाता है कि अगर वो अबू अहमद तक पहुंच जाए तो वो ओसामा तक पहुंच सकते हैं। जब माया ये बात अपने चीफ को बताती है तो वो इसे गंभीरता से नहीं लेता और माया से ठोस सबूत लाने के लिए कहता है। इसके बाद जुलाई 2005 में यूनाइटेड किंगडम के लंदन में एक बस में बम धमाका होता है, जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली जाती है और इसका जिम्मेदार भी ओसामा को ठहराया जाता है। वहाँ माया पाकिस्तान के एक डिटेंशन सेंटर में जाती है, जहाँ वो एक आतंकवादी से सवाल जवाब करती है। वो आतंकवादी बताता है कि मैं अबू अहमद को जानता हूँ, लेकिन मुझे क्या किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। वो कभी भी एक जगह ठहरता नहीं है, जब जरूरत होती है तब खुद सामने आता है। माया और डैन इसके बाद कई अन्य आतंकवादियों से पूछताछ करते हैं, पर अबू अहमद के बारे में उन्हें कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती और जो जानते भी हैं वो पिटाई के बाद भी चुप रहते हैं। डैन इस सबसे थक चुका होता है। वो माया से कहता है कि मैं वॉशिंगटन जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन माया किसी भी हालत में ओसामा को ढूंढे बिना कहीं जाने को तैयार नहीं होती। डैन कहता है कि यहाँ पाकिस्तान में सबको पता है कि तुम क्या काम करती हो, तुम्हें संभल कर रहना होगा, तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है। पर माया को इस सबसे कोई डर नहीं लगता। इसके बाद माया विभिन्न प्रकार के तकनीकों और अनुमानों की मदद से डेटा और सूचनाओं के ढेर को छानना जारी रखती है। वो अपना पूरा ध्यान अबू अहमद को खोजने पर लगाती है। इसके बाद सितंबर 2008 में हम माया को उसकी कॉलीग के साथ पाकिस्तान के एक होटल में देखते हैं। तभी होटल में एक भीषण ब्लास्ट होता है, लेकिन किस्मत से दोनों बच जाती हैं। हालांकि कई लोग की जान चली जाती है। साल 2009 में माया की सहकर्मी उसे बताती है कि जॉर्डन का एक डॉक्टर है जो अलकायदा के लिए काम करता है, वो पैसों के लिए हमारे लिए काम करने को राजी हो गया है।
लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाहता है। फिर भी उसकी कॉलीग डॉक्टर को अफगानिस्तान के अमेरिकी मिलिट्री बेस में बुलाने में कामयाब हो जाती है। माया के दोस्त को इस मिशन के लिए चीफ से अनुमति भी मिल जाती है। हालांकि उन्हें ये शक होता है कि कहीं डॉक्टर उनके साथ धोखा न करते, लेकिन ये जोखिम उठाना जरूरी होता है। इसलिए माया की कॉलीग कुछ CIA अधिकारियों के साथ अफगानिस्तान में बने अमेरिकी चैपमैन कैंप में जाती है। जब वो डॉक्टर अपनी गाड़ी लेकर आता है तो माया की कॉलीग अमेरिकी सैनिकों को उसकी चेकिंग करने से रोक देती है ताकि वो डरकर भाग न जाए। जैसे ही वो पास आता है, गाड़ी से 2 लोग उतरते हैं। मिलिट्री के लोग उनकी तलाशी लेने लगते हैं। तभी वो दोनों अल्लाह अकबर कहते हुए खुद को उड़ा देते हैं। इस धमाके में माया की कॉलीग और कई CIA अधिकारी मारे जाते हैं। ये खबर जब माया को मिलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। तभी माया को एक और बुरी खबर मिलती है। अबू अहमद, जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रही थी, उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। माया एक वीडियो देखती है जिसमें एक आतंकवादी कह रहा होता है, अबू अहमद 2001 में मर चुका है, उसे मैंने अपने हाथों से अफगानिस्तान में दफनाया है। ये सुनकर माया और निराश हो जाती है। वो सोचती है कि जिस इंसान को वो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो तो मर चुका है। यहाँ माया और बाकी CIA एजेंट्स पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। उनसे कहा जाता है कि वो दुश्मन से लड़ाई हार रहे हैं, उन्हें इतने सालों में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द ओसामा को ढूंढ निकालना होगा। कुछ दिन बाद माया की एक कॉलीग उसके पास आती है और बताती है, 9/11 के बाद हमें दुनिया भर के कई देशों में कई नाम मिले थे जिन्हें एयरपोर्ट पर नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था। उनमें से एक नाम अफगानिस्तान के एक व्यक्ति का भी था जिसका चेहरा अबू अहमद से मिलता जुलता है। यहाँ माया को पता चलता है कि असल में अबू अहमद के 8 भाई हैं और उन सभी के चेहरे मिलते जुलते हैं, और जो आदमी 2001 में मारा गया था वो अबू अहमद का बड़ा भाई हो सकता है, यानी कि अबू अहमद अभी भी जिंदा हो सकता है। ये सब जानने के बाद माया डैन को कॉल करती है जो वॉशिंगटन में है और CIA की सीनियर पोस्ट पर तैनात है। वो उससे कहती है, मुझे लगता है कि अबू अहमद अब भी जिंदा है, क्योंकि जब कोई इतना बड़ा आतंकवादी मरता है तो उसकी जानकारी कई लोगों तक पहुंचती है, लेकिन अबू अहमद के मरने की कोई पुष्टि नहीं हुई थी और मुझे पूरा यकीन है कि वो अब भी जिंदा है। डैन उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर माया कहती है, मुझे किसी भी हाल में अबू अहमद का नंबर चाहिए। डैन इसके बाद कुवैत जाता है जहाँ वो कुवैती प्रिंस से मिलता है जिसे वो पहले से जानता है। वो CIA के फंड का इस्तेमाल करता है और उसे एक लैम्बोर्गिनी गिफ्ट करता है और बदले में अबू अहमद का नंबर मांगता है। डैन प्रिंस को एक नोट देता है जिस पर अबू अहमद का असली नाम लिखा होता है, इब्राहिम सईद। डैन बताता है उसका जन्म कुवैत में हुआ था और उसकी माँ अब भी वहीं रहती है। प्रिंस डैन को उसका नंबर दिलवा देता है और डैन वो नंबर माया को भेज देता है। इसके बाद वो लोग उस नंबर को ट्रैक करना शुरू करते हैं, लेकिन नंबर ज्यादातर समय बंद ही रहता है। पर जब उसका फोन ऑन होता है तब उन्हें पता चलता है कि अबू अहमद पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। इसी बीच 1 मई 2010 को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में एक गाड़ी से एक्सप्लोसिव बरामद होता है। अगर वो बम फट जाता तो ना जाने कितने लोग की जान चली जाती। इधर माया अपने चीफ के पास जाती है और कहती है, मुझे रावलपिंडी और पेशावर में एक सेफ हाउस और 4 ऑपरेटिव्स चाहिए। लेकिन चीफ मना कर देता है और कहता है, तुम जिस आदमी को ढूंढ रही हो हमें ये तक नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। ये सुनकर माया गुस्से में कहती है, अगर ऐसा है तो मैं वापस वॉशिंगटन लौट रही हूँ, लेकिन फिर आपको अथॉरिटी को जवाब देना होगा कि मैं आखिर यहाँ क्यों आई। ये सुनकर चीफ को माया की बात माननी पड़ती है। इसके बाद अबू अहमद की तलाश और पहचान के लिए कई CIA ऑपरेटिव्स तैनात हो जाते हैं। वो लोग दिन रात अबू अहमद को ढूंढते हैं, लेकिन अबू अहमद कभी एक जगह रुककर बात नहीं करता। वो अपनी जगह लगातार बदलता रहता है। एक दिन जब अबू अहमद का फोन चालू होता है तो किस्मत से वही आसपास CIA के ऑपरेटिव्स मौजूद होते हैं और वो उसके पीछे छुपकर चुपके से उसकी फोटो खींच लेते हैं। अबू अहमद की फोटो मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद पाकिस्तान में मौजूद CIA के जासूस अबू अहमद पर नजर रखने लगते हैं। एक दिन जब माया गाड़ी से कहीं जा रही होती है तो उस पर बंदूक से हमला होता है, लेकिन वो बच जाती है, पर उसकी जान को गंभीर खतरा होने के कारण उसे अमेरिका बुला लिया जाता है, जहां से वो मिशन देखती रहती है। यहाँ CIA को पता चलता है कि अबू अहमद एक बड़े कॉम्प्लेक्स जैसे घर में रहता है जो पाकिस्तान के एबटाबाद में पाकिस्तानी सैन्य अकादमी के पास है। इसके पास से कई महीनों तक उस घर पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। उस घर का ब्लूप्रिंट दिखाकर माया बताती है कि घर की दीवारें 10 फीट ऊंची हैं, खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं, छत पर 7 फीट की दीवारें हैं और घर से कोई बाहर नहीं निकलता, न ही बाहर कूड़ा फेंका जाता है। सैटेलाइट की मदद से पता चलता है कि घर में 3 महिलाएं, 2 पुरुष और कई बच्चे रहते हैं और एक आदमी भी है जो कभी बाहर नहीं निकलता, सिर्फ छत पर टहलता है, लेकिन दीवार की वजह से उसे देखा नहीं जा सकता। माया को लगता है कि वो आदमी ओसामा बिन लादेन है, जबकि बाकी अफसरों को शक होता है कि वो कोई बड़ा आतंकवादी हो सकता है, लेकिन माया को पूरा विश्वास है कि वही ओसामा है और उन्हें हमला करना चाहिए।
लेकिन उसके सीनियर सहमत नहीं होते। कुछ महीनों बाद चीफ CIA और अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलता है और बताता है कि उस घर में ना इंटरनेट है, ना फोन आता या जाता है। हमने बच्चों के लिए नकली वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया ताकि उस घर में जाकर कुछ पता चल सके, पर हमें घर के अंदर जाने नहीं दिया गया। यहाँ सिक्योरिटी एडवाइजर उनसे संतुष्ट नहीं होता और कहता है कि राष्ट्रपति को पूरे सबूत चाहिए कि ओसामा वही है, तभी हमला होगा। जिस पर चीफ जवाब देता है कि अगर ओसामा भाग गया तो फिर हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे और इसका पछतावा आपको हर दिन होगा। तब सिक्योरिटी एडवाइजर उसे हमले का प्लान बनाने को कहते हैं। इसके बाद हम माया को एरिया 51 में देखते हैं, जहां US नेवी सील टीम मौजूद होते हैं। उन्हें ऐसे हेलीकॉप्टर दिखाए जाते हैं जो रडार में नहीं आते। माया US नेवी सील टीम को बताती है कि उन्हें पाकिस्तान के एबटाबाद के उस घर में हमला करना है जहां ओसामा बिन लादेन छुपा हो सकता है। इसके बाद फिर से CIA और अन्य ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग होती है जिसमें फैसला होना था कि पाकिस्तान के एबटाबाद के उस घर पर हमला किया जाए या फिर नहीं। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था कि ओसामा बिन लादेन उस घर में है भी या नहीं। अगर सील टीम को उस घर में जाकर ओसामा नहीं मिला तो अमेरिका का पाकिस्तान के साथ रिश्ता खराब हो सकता है। यहाँ कई सीनियर लोग इस रिस्क को लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब माया से पूछा गया तो उसने 100% भरोसे के साथ कहा कि उस घर में ओसामा बिन लादेन छुपा है। माया के कॉन्फिडेंस को देखकर 2011 में राष्ट्रपति बराक ओबामा की उस घर में हमला करने की मंजूरी मिल जाती है। इसके बाद CIA और अमेरिकी नौसेना सील की एक संयुक्त ऑपरेशन की योजना बनाती है जिसे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर कहा जाता है। कई दिनों तक सील टीम अफगानिस्तान में ट्रेनिंग करती है। फिर 1 मई 2011 की रात सील टीम एबटाबाद के उस घर में बिना आवाज किए हेलीकॉप्टर से उतरती है, लेकिन एक हेलीकॉप्टर लैंड करते समय उसका पिछला हिस्सा दीवार से फंस जाता है, मगर सील टीम और वहां मौजूद किसी को चोट नहीं आती। फिर वो घर के मुख्य गेट तक पहुंचते हैं, तभी घर के अंदर से गोलीबारी शुरू हो जाती है। सील टीम भी अंदर से फायरिंग करती है जिसमें अबू अहमद मारा जाता है। सील टीम अलग अलग पोजीशन लेकर घर में ओसामा को ढूंढने लगती है। एक अफसर ऊपर वाले कमरे में जाता है जहां वो एक आदमी को मार देता है। फिर एक अफसर ऊपर के फ्लोर पर जाता है जहां अंधेरा होता है। अफसर बाहर से ओसामा कहकर बुलाता है जैसे उसकी मदद कर रहा हो। अंदर हलचल होती है, फिर अफसर गोली चला देता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि एक आदमी पड़ा हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि अलकायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन होता है, जिसे पकड़ने के लिए अमेरिका इतने सालों से पीछे लगा हुआ था और अब आखिरकार उसे कामयाबी मिल गई। सील टीम अपने हेडक्वार्टर को बताती है कि ओसामा मारा गया है। यहाँ कुछ औरतें और बच्चे भी होते हैं जिन्हें सील टीम चोट नहीं पहुंचाती। सील टीम को हेडक्वार्टर से बताया जाता है कि पाकिस्तान को इस बारे में पता चल गया है, इसलिए वो जल्दी से एविडेंस इकट्ठा करे और ओसामा की बॉडी लेकर निकल जाए। वो हार्ड डिस्क और जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं, साथ ही ओसामा की बॉडी को हेलीकॉप्टर में डालते हैं। फिर वो उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देते हैं जो लैंड करते समय फंस गया था, और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो अफगानिस्तान के जलालाबाद में एक अमेरिकी बेस पर वापस लौटते हैं। वही माया ओसामा की बॉडी देखती और कंफर्म करती है कि यही ओसामा बिन लादेन है। ऑपरेशन की सफलता के बाद माया एक सैन्य विमान में अकेली बैठी घर जाने के लिए तैयार होती है। पायलट उससे पूछता है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? माया की आंखों में आंसू होते हैं जो उसके वर्षों के संघर्ष, बलिदान और मिशन की सफलता के बाद भावनाओं को दर्शाते हैं। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वाकई कोई बड़ा फर्क डाला? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।